अभी अगला क्वेश्चन 1.15, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। पार्ट ए में बोल रहे हैं व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड उस प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो एक फील्ड है, कैसी फील्ड दिखाई दे रही है ये? आई कैप लगा होने का मतलब है कि एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये फील्ड एक्ट कर रही है और यूनिफॉर्म है। उसको यहां शो कर देते हैं, यह है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी है मैग्नीट्यूड में? 3 × 10⁻³ और डायरेक्शन के लिए यहां लगा रखा है हमने आई कैप। न्यूटन पर कूलम मतलब एसआई यूनिट्स में ये फील्ड गिवन है। पार्ट ए में बोल रहे हैं व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो ये है वाई जेड प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड, ये वाई जेड प्लेन होगा। और वाई जेड प्लेन में एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। इसी स्क्वायर से लिंक्ड फ्लक्स हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको याद दिला देता हूं फ्लक्स की डेफिनेशन। यदि फील्ड यूनिफॉर्म हो और सरफेस हो प्लेन तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लगाते हैं E डॉट ए। इसको ओपन करें तो ये होगा ई ए कॉस थीटा। ई है फील्ड का मैग्नीट्यूड, ए एरिया का मैग्नीट्यूड, और वो जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर मतलब एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है, और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड। इसके ऊपर ऐसा नॉर्मल हम ड्रॉ कर देंगे, आउटवर्ड नॉर्मल, और यही है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो उसका क्या होगा? स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, वो तो आएगा ही आएगा, और डायरेक्शन एरिया की ये हो जाएगी। अब देख रहे हैं एरिया और फील्ड की डायरेक्शन है सेम, यानी थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 0। तो हमको यहां रखना है फील्ड का वैल्यू 3 × 10⁻³ और यहाँ एरिया कितना होगा? साइड है उसकी 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻⁴। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 5 और ये -4 यानी 30। और यूनिट क्या होगा इसका? फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। और ये आया कैसा है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव फ्लक्स मतलब आउटवर्ड फ्लक्स। इधर से देखे जाने पर डॉट्स दिखाई देंगे, डॉट्स दिखाई देंगे मतलब ये आउटवर्ड फ्लक्स है। What is the flux through the same square if the normal to its plane makes 60° angle with x axis? तो अब इस वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या है? सिर्फ करना यह है कि फील्ड तो लेना है आपको 3 × 10⁻³ और यह है एरिया। इस पिछले वाले पार्ट में तो cos थीटा 1 हो गया था, पर अब यहाँ थीटा कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे? 60, यानी ये होगा हाफ, यानी सबका हाफ यानी 15 हो जाएगा। वो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। क्योंकि क्या बोला है? नॉर्मल टू इट्स प्लेन। नॉर्मल टू इट्स प्लेन ही हमको बताता है क्या? वो बताता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो 60° सब्स्टिट्यूट कर लेना है तो आंसर हमारा ये हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो अभी अगला क्वेश्चन 1.16, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes। तो पिछले क्वेश्चन में बात हुई थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी। कितनी थी? 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ऐसी फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही थी। अब हमको एक क्यूब सपोज करना है 20 सेंटीमीटर साइड वाला, इस तरह से कि उसके फेसेस कोऑर्डिनेट प्लेन से पैरेलल हों। क्यूब में होते हैं 6 फेसेस। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो फेस 1 और 2 है ये है वाई जेड प्लेन से पैरेलल। फिर ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला जो फेस होगा, ये जो ग्राउंड कह सकते हैं इसे, और ये सीलिंग, किसी रूम में यदि बात करें तो ये फेसेस कैसे हैं? ये हैं एक्स जेड से पैरेलल। फिर ये सामने वाला और वो पीछे वाला फेस वो एक्स वाई प्लेन से पैरेलल है। ऐसा हमको क्यूब सपोज करना है। उसकी साइड कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और इसके लिए हमको फाइंड करना है नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि फ्लक्स होती है स्केलर क्वांटिटी, पर वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप का होता है फ्लक्स। आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव होता है। तो जब नेट फ्लक्स निकालना है तो हर फेज से हम फ्लक्स फाइंड करेंगे और साइन के साथ उसे ऐड करेंगे, तब हमको मिलेगा नेट फ्लक्स। पर यहां अच्छी बात यह है कि इन 6 में से 4 फेसेस का फ्लक्स तो जीरो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यदि इस फेस का हम फ्लक्स फाइंड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको नॉर्मल ड्रॉप करना पड़ेगा उस फेस के ऊपर, तो हमको मिलेगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो नॉर्मल ड्रॉप किया मैंने तो हमको मिल गया ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और फिर फील्ड और एरिया वेक्टर ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। और फ्लक्स कैसे निकलता है, ई ए कॉस थीटा से, थीटा 90 होने से फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और वैसे भी लॉजिक से देखें तो फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो कोई भी फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही होगी, तो इसका फ्लक्स कैसा हो जाएगा, जीरो। सेम इज ट्रू विद द ग्राउंड, ये वाला फेस नीचे वाला। इसी तरह जो सामने वाला और पीछे वाला फेस है एक्स वाई के पैरेलल वाले, इस तरह 4 फेसेस से फ्लक्स हो जाएगा जीरो। अब इसका देखते हैं 1 का, तो फिर से नॉर्मल ड्रॉप करेंगे इसके ऊपर, और नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो हमको मिलेगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ये नॉर्मल ड्रॉप कर दिया मैंने तो, और इसी तरह इस वाले फेस के लिए भी इस तरह नॉर्मल ड्रॉप करने से हमको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा। तो ये हुआ वो एरिया वेक्टर। ये वाला फेस जो 1 लिखा हुआ है उसके लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो मैं लिखता हूं उसे phi 1 फील्ड E, और एरिया कितना होगा, तो साइड सपोज कर लें इसकी यदि A, जो हमको कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाएगा A स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फील्ड और एरिया के बीच एंगल का कोसाइन। तो एंगल कितना होगा अब इस केस में 1 के लिए, वो होगा 0, cos 0 होता है 1, यानी फ्लक्स मिलेगा हमको प्लस ई ए स्क्वायर। अब इसका फ्लक्स निकालते हैं फेज 2 का। तो फेज 2 का फ्लक्स कितना होगा, अब यह है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, यह है एरिया वेक्टर, इस तरह से इसके लिए था एरिया वेक्टर, और यह फेज 2 का एरिया, उसकी डायरेक्शन। अब ई और ए के बीच एंगल कितना होगा, वो होगा 180। बाकी बातें तो सेम होंगी, फील्ड क्योंकि यूनिफॉर्म है तो वो ई हुई, एरिया ए स्क्वायर, यहां आएगा cos 180 जो होता है -1, और इसलिए फ्लक्स हुआ माइनस ई ए स्क्वायर। और बाकी फेसेस के लिए 5 3 5 4 5 5 5 6 ये सब जीरो होंगे 4 फेसेस के लिए। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स होगा इन दोनों का एडिशन, तो ये भी कितना मिल रहा है हमको, जीरो। तो फ्लक्स कितना हुआ इस क्यूब से एसोसिएटेड या लिंक्ड, वो हुआ जीरो। अब इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम गॉस लॉ यूज कर सकते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस का नेट फ्लक्स उस सरफेस के अंदर प्रेजेंट नेट चार्ज का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तब नेट चार्ज कितना है, इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं, फील्ड जरूर मौजूद है पर इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं है। क्यू इन, यहां आप लिखते हैं क्यू इन, तो क्योंकि क्यू इन जीरो है और इसलिए फाई नेट होगा जीरो। तो आप देखकर ही इसको आंसर कर सकते हैं, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब फ्लक्स होगा 1.17। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 times 10 raised to the power 3 Newton meter square upon Coulomb. Part A, what is the net charge inside the box? तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला हमसे, एक ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स मतलब जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है। ऐसे ब्लैक बॉक्स का नेट आउटवर्ड फ्लक्स ये दे रखा है हमको एसआई यूनिट्स में। हमको बताना क्या है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। इसको गॉस थ्योरम से हम सॉल्व करते हैं। क्या कहती है गॉस थ्योरम, किसी भी शेप के क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस का नेट फ्लक्स उस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। यह है गॉस थ्योरम। तो कितना चार्ज अंदर प्रेजेंट होगा, क्यू एन होगा फाई नेट इंटू ε0। अब आउटवर्ड फ्लक्स बोला हुआ है
आउटवर्ड फ्लक्स बोला है मतलब वो पॉजिटिव होगा, आउटवर्ड फ्लक्स होता है पॉजिटिव और इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव ही दिया हुआ है, ये यहाँ सब्सटीट्यूट करना है, 8 इंटू 10⁻³ SI यूनिट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट क्या होगा? तो कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन लिखो आप, उससे यूनिट मिल जाती है। कितनी होगी वो? क्या होगी? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, एक कूलम कैंसिल, यानी आंसर हमको मिलेगा कूलम में। बस इसको सॉल्व कर देना है, आपको आंसर मिलने वाला है 7.08 इंटू 10⁻⁻8। कितना? कूलम में। ये पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। तो फिर से गॉस थ्योरम से सोचें। अब हमको ये जीरो दे रखा है, नेट फ्लक्स जीरो है। अब नेट फ्लक्स जीरो कब हो सकता है? एप्सिलॉन नॉट तो जीरो होगा नहीं, उसके अंदर या तो कोई चार्ज ही नहीं है, ऐसा हो सकता है, और या फिर कई सारे चार्जेस हो सकते हैं पर नेट चार्ज जीरो है। ये इससे हमको पता लग रहा है। जैसे किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर हम डाइपोल रख देते हैं, तो डाइपोल रखने पर दो चार्जेस होंगे, पर दोनों कैसे हैं? इक्वल ऑपोजिट, तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि नेट आउटवर्ड फ्लक्स जीरो है तो या तो चार्ज उसके अंदर है नहीं, और यदि चार्जेस हैं तो वो किस तरह के हैं कि नेट चार्ज जीरो हो गया है। ये इसका आंसर होगा। अभी क्वेश्चन 1.18, a point charge plus 10 microcoulomb is at a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter as shown in figure। ये एक स्क्वायर प्लेट दिखाई हुई है, ये ऐसी क्यों दिख रही है पैरेललोग्राम जैसी? क्योंकि ये 3D फिगर है। तो एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर के सेंटर से ठीक ऊपर कितनी दूर? 5 सेंटीमीटर पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस 10 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इस स्क्वायर से लिंक्ड फ्लक्स हमको बतलाना है। हिंट भी दिया हुआ है, थिंक ऑफ स्क्वायर एज वन फेस ऑफ अ क्यूब विद एज 10 सेंटीमीटर। अब यदि हम इस स्क्वायर प्लेट को किसी क्यूब का एक फेस मानकर, जैसे ये बना हुआ है इधर, एक फेस मानकर एक क्यूब कंस्ट्रक्ट करें, कैसा? 10 सेंटीमीटर साइड वाला। 10 सेंटीमीटर साइड का यदि एक क्यूब हम बनाएंगे तो होगा क्या? इसी को, इसको क्या मानकर? इसका क्यूब का एक फेस मानकर इस तरह वो क्यूब कंस्ट्रक्ट करेंगे यदि, तो होगा क्या? ये जो चार्ज है ये कहां आ जाएगा? ये चार्ज आ जाएगा इस क्यूब के सेंटर पर। कितना चार्ज? 10 माइक्रोकूलम का। और फिर क्या होगा? इस क्यूब से एसोसिएटेड यदि हम फ्लक्स निकालें तो वो कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स वो हो जाएगा इस क्यूब के अंदर प्रेजेंट चार्ज, मतलब ही 10 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह ये होगा टोटल फ्लक्स। अब क्योंकि ये जो चार्ज है ये क्या बन जाएगा? ये जो क्यूब हमने कंस्ट्रक्ट किया है ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस होगी और इससे एसोसिएटेड फ्लक्स टोटल ये इतना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि ये चार्ज हर फेस से कैसा है? सिमेट्रिक, या हर फेस इस चार्ज से सिमेट्रिक है, तो ये इक्वली डिवाइड होगा हर फेस के लिए। टोटल कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यूब के होते हैं 6 फेसेस, तो किसी एक फेस से एसोसिएटेड कितना होगा? वो होगा 1/6 ऑफ द टोटल फ्लक्स, मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब वैल्यूज डाल देंगे तो इस फेस से या हर फेस से एसोसिएटेड फ्लक्स हमको मिल जाएगा। अब बस वैल्यूज डालनी है। 1/6 चार्ज कितना है? चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, तो -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डालेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसको आपको अब सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर आपको मिलेगा 1.883 इंटू 10⁻⁻5 या 5 मिलेगा, क्योंकि -12 ऊपर जाने पर सॉल्व करने पर ये आएगा आंसर आपका 1.883 इंटू 10⁻5, और ये आएगा किसमें? एसआई यूनिट्स में, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो यूनिट पे भी ध्यान दें, कभी आपसे फ्लक्स की डायमेंशन पूछ सकते हैं, तो ये यदि याद आ जाता है आपको
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, तो न्यूटन मतलब mlt माइनस 2, फिर मीटर स्क्वायर मतलब L2 और कूलम यानी 80। इसको सॉल्व करने से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन भी मिल जाएगा, तो यूनिट याद रखना चाहिए। तो क्वेश्चन 1.19, a point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 cm on edge. What is the net electric flux through the surface? एक क्यूब के सेंटर पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, हमको बताना है उस क्यूब की सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस थ्योरम से सॉल्व होगा, आप जानते हो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलन नॉट। तो क्यू इन वो हमको दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, उसको कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, और एप्सिलन नॉट कितना होता है, एप्सिलन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये कूलम में लिखा है हमने, इसकी क्या यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अपने आप SI यूनिट्स में हमको फ्लक्स मिल जाएगा। इसको बस अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने पर ये मिलने वाला है आपको 2.26 टाइम्स 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी क्वेश्चन 1.20, a point charge causes an electric flux of -1 into 10⁻³ Newton meter square upon coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. पहले पार्ट में कह रहे हैं the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface. तो क्या दे रखा है हमको, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये जो मैंने बना रखी है 10 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस, 10 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस, और इससे जो लिंक्ड फ्लक्स है वो कैसा है, वो है -1 इंटू 10⁻³। माइनस का मतलब वो इनवर्ड फ्लक्स है, फ्लक्स जो है वो है इनवर्ड फ्लक्स। इसका मतलब अंदर चार्ज कौन सा प्रेजेंट होगा, इनवर्ड फ्लक्स कब आता है, जब फील्ड लाइंस अंदर आ रही होती हैं, और फील्ड लाइंस यदि अंदर आ रही हैं मतलब सेंटर पर जो चार्ज रखा होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। ये गॉस थ्योरम भी हमको बताती है। क्या जानते हैं हम गॉस थ्योरम से, कि जो नेट फ्लक्स होता है वो होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलन नॉट। तो क्यू इन कितना होगा, क्यू इन होगा नेट फ्लक्स इंटू एप्सिलन नॉट। और नेट फ्लक्स कितना दिया हुआ है, नेट फ्लक्स हमको दे रखा है माइनस साइन के साथ 1 इंटू 10⁻³। यहाँ लगा देंगे माइनस साइन, तो हमको चार्ज पता लग गया कि वो नेगेटिव चार्ज है। और पार्ट बी में व्हाट इज, अच्छा पार्ट ए हमको सॉल्व करना है। अभी क्या बोल रहे हैं, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड। अब इसकी रेडियस 10 से यदि 20 कर देंगे, तो इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं, इस थ्योरम में आप देख रहे हैं कि कहीं भी उस गॉसियन सरफेस का शेप साइज, कहीं कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जो शेप साइज से बदल रहा हो। तो शेप साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 भी यदि लेते हैं आप रेडियस, तो भी वो जो नेट फ्लक्स है वो उतना ही बना रहेगा। वो तो डिपेंड करता है किस बात पर, कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो शेप साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो पार्ट ए सॉल्व हो गया। सेकेंड में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, तो क्यू इन पूछा हुआ है, बस वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व करना है। ये कितना दे रखा है हमको, -10⁻³ हम निकाल रहे हैं कि चार्ज कितना अंदर प्रेजेंट है, और एप्सिलन नॉट का इसमें मल्टीप्लाई करना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आंसर आएगा किसमें, कूलम में। तो 8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, और वो भी कैसा, नेगेटिव। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब याद क्या रखना है कि गॉसियन सरफेस की रेडियस डबल कर दें, या स्फीयर की जगह क्यूब में एनक्लोज कर दें इस चार्ज को, तो भी फ्लक्स उतना ही बना रहेगा। अब ये क्वेश्चन 1.21, a conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. If the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 times 10⁻³ Newton per coulomb and points radially inward, what is the net charge on the sphere? तो कंडक्टिंग स्फीयर है, वो जो चार्ज होगा वो कहाँ होगा, आउटर सरफेस पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और क्या बोला गया है, इस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस है 10 सेंटीमीटर।
और इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यह है वो पॉइंट P जहां हमको फील्ड बताई हुई है। आउटसाइड पॉइंट है और फील्ड बोला है मैग्नीट्यूड में है 1.5 इंटू 10⁻³ और उसकी डायरेक्शन है रेडियली इनवर्ड। तो यदि फील्ड रेडियली इनवर्ड है इसका मतलब जो चार्ज इस स्फीयर पर प्रेजेंट है वो है नेगेटिव, यानी थ्योरी से पता लगा कि वो नेगेटिव है और चार्ज है मान लो -Q और वो सरफेस पर इस तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पर बिहेव ऐसे करेगा जैसे कि वो सेंटर पर प्रेजेंट है। और जो पॉइंट है वो कैसा है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो है बाहर। तो इस केस में आपने पढ़ा हुआ है कि आउटसाइड द स्फीयर फील्ड कितनी होती है, तो ऐसा यूनिट्स में लिख रहे हैं तो 1/4πε0 Q अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब क्या क्या हमको पता है ये मालूम है हमें। अब यहाँ साइन नहीं देंगे, साइन थ्योरी से हमको पता लग गया है कि वो नेगेटिव है क्योंकि फील्ड है इनवर्ड। अब हम Q की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो E आउट हमको पता है कितना है, वो 1.5 इंटू 10⁻3। ये कितना होगा 9 इंटू 10⁻9 Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब 20 इंटू 10⁻² स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है। तो फाइनली Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻3। इसका करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो चाहे तो इसको 2 इंटू 10⁻1 सोचें और 2 स्क्वायर्ड मतलब 4 और क्या आएगा -2 की पावर आएगी और ये आएगा डिनोमिनेटर में 9 इंटू 10⁻9। ये एक डेसिमल हटाएंगे तो ये 15 से ये 6 बार कैंसिल हो गया और यहाँ कितना बचेगा फिर 2/3, बाकी हैं 10 की पावर्स। तो 3 - 2 मतलब 1 बना और ये बन जाएगा 10⁸। ऊपर जाने पर ये हो गया -8 और ये आंसर आएगा किसमें, कूलम में। और 2/3 को क्या लिख सकते हैं 0.66 या 67, 0.67 इंटू 10⁻8 और डेसिमल मान लो यहाँ लगाना है हमको पहले प्लेस के बाद। तो 6.7 मतलब यहाँ क्या किया है 10 का मल्टीप्लाई, तो 10 से डिवाइड करने पर ये होगा मैग्नीट्यूड उस चार्ज का। कितना है वो 6.7 इंटू 10⁻⁻9। तो अब क्वेश्चन नंबर 1.22। A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square. पहले पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। पार्ट बी व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो मान लो ये है वो यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जिसका हमको दे रखा है डायामीटर। तो जब भी डायामीटर होता है क्वेश्चन में तो हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए उसे, क्योंकि फॉर्मूलों में हम आर का यूज करते हैं तो वो मिस्टेक हो सकती है, कई बार हम इसे ही रेडियस ले लेते हैं। तो डायामीटर दिया हुआ है ध्यान रखें। फिर यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है और कंडक्टिंग यदि स्फीयर है तो वो चार्ज जो होगा प्रेजेंट वो कहाँ होगा, वो उसकी सरफेस पर होगा। तो यहाँ चार्ज हमको पूछा हुआ है क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दिख रही है पॉजिटिव, यानी कोई पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पर इस तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा है वो कंडक्टिंग स्फीयर। यदि ये इंसुलेटिंग होता तो वॉल्यूम में चार्ज प्रेजेंट होता, पर ये सरफेस पर होगा ये चार्ज प्रेजेंट। अब पहले पार्ट में हमसे पूछा है कि है कितना वो चार्ज, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है उसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो होती है चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया, तो हमको सिग्मा दे रखा है, ये सिग्मा दे रखा है, हमसे क्यू पूछा है और डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस तो होगा 1.2। तो बस यहाँ रेडियस रखेंगे अभी हम, और यहाँ सरफेस एरिया रखते हैं इसका, क्योंकि स्फीयर की बात हो रही है तो एरिया मतलब उसका सरफेस एरिया है ना 4πr²। तो यहाँ से क्यू कैलकुलेट होगा सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा कितना है वो है 80, पर ध्यान दें माइक्रो कूलम है, माइक्रो कूलम का बनाएंगे कूलम, ये आ गया कूलम पर मीटर स्क्वायर में। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4π
और रेडियस स्क्वायर मतलब 1.2 स्क्वायर। ये किस में आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर कैंसिल होकर कूलम में आंसर आएगा। अब बाकी तो सॉल्विंग है, इसको कैसे कर सकते हैं? 80 इंटू 1.44 यहाँ से मिलेगा, फिर 4 इंटू पाई की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे 3.14, 2 भी ले सकते हैं, बाकी अब 10 की पावर्स हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, 80 ये होगा 1.44, 4 इंटू 3.14, 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, और ये आंसर आने वाला है कूलम में, तो ये आंसर आपको मिलेगा 1.447, 1.447 इंटू 10 टू दी पावर -3 कूलम। इस तरह ये आंसर मिल जाएगा। अब पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो इसका निकालना है हमको फ्लक्स। तो हम क्या गॉसियन सरफेस ऐसी बना सकते हैं? ये जो मैंने दिखाई हुई है यह है गॉसियन सरफेस। तो कैसी है वो? उसका रेडियस, गॉसियन सरफेस है तो फिर से स्फीयर, पर उसका रेडियस कैसा है? रेडियस है ज्यादा। हमको यहाँ रेडियस दे रखी थी स्फीयर की 1.2 मीटर, हमने मान लो 2 मीटर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस सपोज कर लिया, उसका फ्लक्स निकाल लें तो वही फ्लक्स इसका भी होगा। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। हमें निकालना है इसका फ्लक्स इसकी सरफेस से, तो यहां भी हम गॉसियन सरफेस को सपोज कर सकते हैं। और क्या लगा देंगे? अब लगा देंगे हम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि फ्लक्स कितना होता है? तो होता है चार्ज जितना कि अंदर प्रेजेंट है, वो अभी हमने पहले पार्ट में फाइंड किया है, ये आया है, और इसे हमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है, मतलब 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत है वो आप करेंगे ही। An infinite line charge produces a field of 9 into 10 to the power 4 Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. तो मैं आपको याद दिलाता हूं, किसी इनफाइनाइट लाइन चार्ज की फील्ड वो होती है 2k लैम्डा अपॉन r। r उस वायर या उस कंडक्टर से या लाइन चार्ज से डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की, लैम्डा होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। k की वैल्यू हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। कभी कभी इस 2 को कैंसिल करके इसको ऐसे भी याद रखा जाता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स r। ये आपने डिराइव किया होगा, ये सब SI फॉर्मूले हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दी हुई है? फील्ड, और कैसी है वो? पॉजिटिव, यानी वो लाइन चार्ज है पॉजिटिव, यानी फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए अवे, और नेगेटिवली चार्ज हो यदि वो तो टूवर्ड्स, तो यहां पर वो फील्ड होगी अवे। और डिस्टेंस दे रखी है हमको, लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब लैम्डा। तो हम इसे यूज करेंगे इस वाले फॉर्मूले को। E कितना दे रखा है? E 9 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम, मतलब SI यूनिट्स में ही है वो। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9, फिर 2 लैम्डा फाइंड करना है, और r कितना है? डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 टू दी पावर -2। ये 2 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो ये 10 रेज टू दी पावर 11 हो जाएगा। तो लैम्डा कितना हुआ? 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11। ये 9 भी कैंसिल, और 11 ऊपर जाएगा तो -11 प्लस 4, मतलब कितना हो गया? ये 11 मतलब -7 बन जाएगा, ये -7। और लैम्डा निकाल रहे हैं हम, लैम्डा की यूनिट क्या होगी? लैम्डा क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ, तो कूलम पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये हो गया। अब ये क्वेश्चन 1.24, two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite signs and of magnitude 17 into 10 to the power -22 coulomb per meter square. What is E? यानी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, पार्ट ए में, बी में इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट,
एंड सी बिटवीन द प्लेट्स। तो ये कैसी हैं? मेटल प्लेट्स हैं, थिन और इनफाइनाइट एक्सटेंट वाली हैं। क्योंकि ये थिन मेटल प्लेट्स हैं इसलिए हम इनको शीट ऑफ चार्ज भी सपोज कर सकते हैं। और कैसी हैं ये प्लेट्स कि पहली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटीज हमने सपोज कर ली है प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। अब हमको चाहिए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले केस में इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, मतलब यहां चाहिए। मैं आपको याद दिलाता हूं कि किसी शीट ऑफ चार्ज के लिए, इनफाइनाइट एक्सटेंट की शीट ऑफ चार्ज के लिए फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे और नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स। तो इस प्लेट से यहां पर जो फील्ड होगी वो कितनी होगी? वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और कहां होगी? वो होगी अवे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। और इस प्लेट से वो जो फील्ड होगी वो कितनी होगी? वो भी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पर वो होगी टूवर्ड्स द प्लेट, क्योंकि आसपास के सभी पॉइंट्स पर किसी चार्ज शीट के लिए फील्ड की यही वैल्यू होती है। तो इससे भी आई उतनी ही मैग्नीट्यूड में जितनी की इससे मिलेगी, और दोनों कैसी हैं? इक्वल, ऑपोजिट तो दिख ही रही हैं। यानी फील्ड कितनी होगी? जीरो। यानी पहली प्लेट के आउटर रीजन में फील्ड जीरो, नेट फील्ड जीरो। इसी तरह से आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट, मतलब यहां बात करेंगे, अब इसकी वजह से फील्ड होगी इधर, और कितनी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और पहली प्लेट से बात करें तो वो कैसी होगी? अवे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फिर से हमको नेट फील्ड कितनी मिल गई? जीरो। अब यहां फाइंड करना है हमको कहीं अंदर, प्लेट्स के बीच कहीं पर, यहां फील्ड फाइंड करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? अब क्या करना है हमें? यहां पर फील्ड निकालनी है, तो इससे फील्ड फाइंड करें। वो होगी इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इससे इधर मतलब ही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का एडिशन कितना होगा? वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो अंदर फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह हमने, यहां तो मिला है हमें जीरो दोनों तरफ, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ई इन इनसाइड द प्लेट्स वो कितनी होगी? तो बस वैल्यूज डालनी है। सिग्मा हमें दे रखा है 17 टाइम्स 10 टू दी पावर माइनस 22, और उसे डिवाइड कर देना है किससे? एप्सिलॉन नॉट से, मतलब 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आने वाला है 1.92 टाइम्स 10 टू दी पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट्स में। तो ये इसके आंसर्स हैं। तो अब एडिशनल एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम्स करेंगे। उसमें से ये पहली प्रॉब्लम 1.25, an oil drop of 12 excess electrons is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Millikan's oil drop experiment. The density of the oil is 1.26 gram per centimeter cube. Estimate the radius of the drop. G दे रखा है हमको और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दे रखा है। अब कहाँ ध्यान जाना चाहिए? इधर। ऑयल ड्रॉप पर हैं 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उस पर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। ये दिखाई हुई है मैंने वो ऑयल ड्रॉप। चार्ज कितना होगा? चार्ज होगा Ne के बराबर। जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 12, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमको दे रखा है, तो नेगेटिव चार्ज होगा उस पर। अब उसे कैसा बनाए रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में? स्टेशनरी, मतलब उस पर एक्ट करने वाले जो फोर्सेस हैं उनका वेक्टर एडिशन जीरो, मतलब नेट फोर्स जीरो होगा। अब फोर्सेस कौन कौन से आएंगे? तो एक फोर्स आएगा उसका वेट, उस ड्रॉप का वेट। वेट कहाँ आएगा? डाउनवर्ड्स। और कितना होगा वेट? वो होगा mg के बराबर। और मास क्या होता है? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ऑयल की डेंसिटी दे रखी है हमें, इनटू जी। तो ये होगा उसका वेट। और यदि उसे स्टेशनरी बनाए रखना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फील्ड को कहाँ एक्ट करना पड़ेगा? एक फोर्स और चाहिए, और वो कहाँ चाहिए होगा? ऊपर। और क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये फील्ड ऑब्वियसली नीचे लगी हुई है। ये फील्ड जो बताई हुई है ये होगी डाउनवर्ड्स, तभी इस नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप पर इलेक्ट्रिक ओरिजिन का फोर्स आएगा ऊपर, और वो कितना होगा? QE के बराबर।
तो पहले अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वो आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी फिजिक्स। मैं फिर से बोलता हूं, उस चार्ज ड्रॉप पर चार्ज कितना है, एन ई, एन कितना है 12, ई की वैल्यू दी हुई है, यह है चार्ज। और फोर्सेस कौन कौन से आएंगे, एक तो होगा उसका वेट डाउनवर्ड्स और ऊपर आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और ऊपर फोर्स आए इसके लिए फील्ड को नीचे होना पड़ेगा। तो ये है इलेक्ट्रिक ओरिजिन का फोर्स, और ये यदि mg के बराबर हो गया तो ये ड्रॉप या तो स्टेशनरी हो जाएगी और या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो ये इसकी फिजिक्स हो गई। क्यू ई आपको पता है, क्यू की जगह एन ई सब्सटीट्यूट कर लेंगे, क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। अब क्यू कितना है, एन ई इंटू कैपिटल ई, और यहां क्या रखेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी। तो एन ई कैपिटल ई, या वॉल्यूम कितना लिखेंगे, क्योंकि ड्रॉप होती है स्फेरिकल, उसकी रेडियस हमें निकालनी है, तो उसको क्या लिख लेंगे, वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब डी जी, और इसमें से हमको आर को अब्स्ट्रैक्ट करना है। तो आर क्यूब कितना होगा, आर क्यूब होगा, अब क्या लिखेंगे, 3 NE कैपिटल ई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं मैं, अपॉन 4 पाई डी और जी। ये सब कुछ आएगा, और ये आया है आर क्यूब, तो आर होगा इसका क्यूब रूट, मतलब आर 1/3। तो अलजेब्रिकली तो ये हो गया, बस अब आपको वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करनी रहेंगी। मैं कर देता हूं, फिर आप उसको सॉल्व करना, क्योंकि फिजिक्स तो यहाँ खत्म हो गई है, रेस्ट इज मैथ्स। तो 3n(12) E is 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19। पर आलस नहीं करना, आप करना जरूर इसको। फील्ड कितनी है, फील्ड है 2.55 इंटू 10⁴, ये सब न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 4, पाई की वैल्यू 3.142। फिर डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.26, पर वो किस में है, वो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब ग्राम का किलोग्राम बनाएंगे, और नीचे सेंटीमीटर क्यूब का मीटर क्यूब करना पड़ेगा, मतलब -6, यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन हमको करना पड़ेगा 10⁻³ का डेंसिटी के लिए। और जी दे रखा है हमको कितना, 9.81। ये बहुत सारी मेहनत है। तो ऐसा सब कुछ आएगा, और इसकी पावर कितनी आएगी, इसकी पावर आएगी 1/3। तो इस सब को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको आंसर क्या मिलने वाला है मैं बता देता हूं। रेडियस आने वाली है 9.817 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तब ये क्वेश्चन नंबर 1.26, which among the curves shown in figure cannot possibly represent electrostatic field lines? हमको ये बताना है इसमें से कौन सा फिगर फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो पहला देखते हैं कंडक्टर। आपने फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, तो उसमें ये पढ़ा होगा कि फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर की सरफेस से होती हैं परपेंडिकुलर। तो इसमें आप देख रहे हैं हर पॉइंट पर, लोकली भी देख रहे हैं, मान लो यहां देखते हो तो सरफेस से ये परपेंडिकुलर नहीं है, और कहीं भी आप देख रहे हैं कि फील्ड लाइंस उस पॉइंट पर जहां पर वो लाइन रिप्रेजेंट की है उस पॉइंट पर होना चाहिए सरफेस से परपेंडिकुलर, जो इसमें नहीं है, इसलिए ये फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है फिगर। मतलब हमारा आंसर तो ये होगा, क्योंकि हमसे तो पूछा था कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट। अब बी में देखते हैं, ये चार्जेस देखें ध्यान से, प्लस माइनस, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। आपने पढ़ा होगा फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, और या तो इंफिनिटी तक जाती हैं, और या फिर नेगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं। तो यहां ध्यान दें, तो पॉजिटिव से बाहर निकल रही हैं, तो ये तो ठीक है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही हैं, ये भी ठीक है, पर क्या वो नेगेटिव से ओरिजिनेट हो सकती हैं? नहीं। यहां दिखाया है कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं, और यहां दिखाया है कि नेगेटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं, मतलब ये भी फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है फिगर। तीसरे पर आते हैं, सी में, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, फील्ड लाइंस दोनों में बाहर निकलती हुई दिखाई हैं, सरफेस से परपेंडिकुलर भी हैं। और यहां पर क्या होगा, तो आपने पढ़ा है दो लाइक चार्जेस में
दो यदि लाइक चार्जेस का सिस्टम हो तो न्यूट्रल पॉइंट यहां मिलता है कहीं बीच में। यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्वी डिस्टेंट होता है न्यूट्रल पॉइंट, और जहां न्यूट्रल पॉइंट होता है वहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रेजेंट नहीं होती। यानी ये फिगर रिप्रेजेंट करता है ठीक से फील्ड लाइंस को। पर ये हमारा आंसर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, हमसे वो हमें बताना है कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट। तो आंसर ए, ये क्योंकि फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता इसलिए ये आंसर है। बी भी आंसर होगा, सी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं। देखते ही से आपको यहां समझ में आ रहा है कि फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, और फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, मतलब ये फिगर भी फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। ई में आते हैं। अब इसमें देख रहे हैं आप ये सब पॉजिटिव चार्ज है, ये दिया हुआ था ये सब नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज पर फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही है, पॉजिटिव से एमिनेट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। पर यहां देखें ये फॉर्म कर रही है क्लोज्ड कर्व, जो पॉसिबल नहीं होता। फील्ड लाइंस हमेशा होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा होती हैं ओपन कर्व्स, इसलिए ये फिगर भी फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इसमें से केवल एक ही सही है, फील्ड लाइंस, बाकी सब गलत हैं और वही हमको बताना था। तो आंसर क्या लिखेंगे? ए, बी, डी एंड ई डू नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस।